सर, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए शुरुआत करेंगे विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर आज अब से कुछ देर के बाद मतदान शुरू होगा। मतदान 613 उम्मीदवारों की भाग्य का फैसला करेगा। पिछले चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 75% सीटों पर कब्जा जमा लिया था और बीजेपी और एसपी के साथ साथ उनके सहयोगी दलों की असल परीक्षा भी इसी चरण में होगी। अब यूपी में सत्ता के लिहाज से यह चरण सबसे अहम है। इसके चलते बीजेपी से लेकर एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। तो आज इन सभी सीटों पर मतदान होना है और उसको लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज ने, आपने देखा है कि जो चुनाव प्रचार है जमकर किया है और अब से कुछ देर के बाद ही ये जो मतदान है उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो थोड़ी ही देर में आपको बता दें कि 7वें चरण का मतदान शुरू होगा, जिसमें 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होनी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। आज कौन कौन से जिलों में मतदान होगा आपको बता देते हैं। वाराणसी है, चंदौली, भदोही, रॉबर्ट्सगंज, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, जहां पर 613 कुल प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है और 75% महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। 2.06 करोड़ मतदाता हैं जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और आखिरी चरण में कई मंत्रियों की साख भी दांव पर है। तो 9 जिले हैं, 54 सीटें हैं जहां पर आज ये मतदान होना है और इन 9 जिलों की 54 सीटों पर आज 600 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला अब से कुछ देर के बाद ईवीएम में कैद होना शुरू हो जाएगा। तो आज 7 बजे से मतदान की शुरुआत होगी 9 जिलों की इन 54 सीटों पर और यहां पर भी 7वें चरण में भी कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है और साथ ही साथ कुल 603 प्रत्याशी हैं जिनके भाग्य का फैसला होना है। वाराणसी, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर आज मतदान संपन्न होगा और इसी के साथ सभी चरणों के मतदान आज समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आज ये अंतिम चरण है और उसके बाद 10 मार्च को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। 613 प्रत्याशी। भाई हम 100 रुपये गाँव में भेजते हैं, 15 दलाल खा जाते हैं, 15 विभीषण पा जाते हैं। तो गांव वाले कहते हैं धन्य है योगी जी, मोदी जी कि सारे दलालों को हलाल कर दिया और सीधे जनता का रुपया खाते में भेज के हमें माला माल कर दिया। अब आज के दिन में हम दूसरे को क्या मानते हैं। तो ये सारे मुद्दे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। महिलाएं तो सबसे आगे आ रही हैं कि भाई हमारे पास जो भोजन है उसमें नमक है, उसमें चावल है, उसमें दाल है, उसमें कुछ भी हमें मार्केट में नहीं खोजना है। तो जो हमें हमारे भोजन की व्यवस्था कर रहा है वही असली, वही हमारा पुत्र है, वही मेरा बेटा है। हम उसी के साथ रहेंगे, हम दूसरे के साथ क्यों जाएंगे जो हमारे अनाज पर डकैती डालता रहा हो, मेरे इलाज पर डकैती डालता रहा हो। तो ऐसे लोगों से दूरी बना लिया है। सपा का बटन छूना लोगों ने बंद कर दिया, साइकिल, हाथी का और साइकिल का, और कांग्रेस तो ऐसे भी खत्म है। एक मुश्त कमल का बटन दबता, कहीं आप जाइए सब जब सर्वे में तो यही मिलता है। तो ये सब उपलब्धियां रही हैं। खासकर महिलाएं और खुश हैं कि अब गांव में जैसे सेक्रेटरी आता है तो उनके आदमी कहते हैं भाई कहाँ आया मोदी जी के पास, कहते हैं आया था भैया, लेकिन ये आया लेकिन तुम्हारी बीवी महिलाओं के नाम, मलकिन के नाम आया हुआ है। तो महिलाओं के नाम योजनाओं का लाभ देकर मोदी जी ने उनके भी दिलों पर राज किया और उनको भी सम्मान दिया। तो ऐसी सरकार, ऐसी नीति बनाने वाली सरकार की जो पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को, गांव में निचले पावदान में रहने वाले अंत्योदय को, उनके उदय के लिए, उनके जीवन के लिए, क्योंकि भाई देखो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है और स्वस्थ शरीर में जब मस्तिष्क स्वस्थ होता है तो विचार अच्छे होते हैं, तब जो है वो वोट सही जगह डालता है और राष्ट्र का निर्माण होता है। तो आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी ने सबके शरीर के स्वास्थ्य का ख्याल रखा और इसलिए आज के दिन में स्वस्थ मस्तिष्क से वो लोग, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से वोट दे रहे हैं और इस देश को फिर से एनडीए की सरकार बनाने के लिए 300 पार के लिए काम कर रहे हैं। और वही 2019 में जिस तरीके से निषाद पार्टी और अपना दल था और सपा बसपा एक था, फिर भी ऐतिहासिक जीत दिलाया। तो आज तो सपा अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ दोनों मजबूती से गठबंधन, अपना दल और निषाद पार्टी है। तो अपील करूंगा 7वें चरण में जिस तरीके से 6वें चरण तक सभी लोग ऐतिहासिक मत के लिए कमल बटन दबाएं। बातचीत करते हैं, आकाश यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, सबसे पहले तो ये बताएं कि मतदान को लेकर के क्या तैयारियां हैं और क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल आयुष, सुबह का समय है, अभी लगभग 25 मिनट बाद मतदान प्रारंभ हो जाएगा। मैं जहां मौजूद हूं ये पोलिंग बूथ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुरक्षा में लगे जवान, जो जिनकी ड्यूटी यहां पर थी, वो तमाम लोग खड़े हैं और इस बूथ में यहाँ 7 बूथ बनाए गए हैं जहां मताधिकारी
मतलब अपने मत का प्रयोग करेंगे। सुबह से ही लोग सुरक्षा में लगे हैं। सामने आपको दिखाएंगे कि जो पीठासीन अधिकारी थे, उनके साथ सहायक अधिकारी कर्मचारी थे, वो रात भर यही थे और तमाम तरीके से पूरी व्यवस्था किया गया है। और इस स्थल को 3 बार 4 बार सैनिटाइज किया गया है और पूरी सुव्यवस्थित ढंग से वोट हो, मतदान हो, लोगों को जागरूक तो पहले ही किया जा रहा था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अभी आपको सन्नाटा दिखेगा क्योंकि सुबह का समय है, 6:30 बज रहा है। आधे घंटे बाद यहाँ मतदाता आएंगे और मत का प्रयोग करेंगे तो भीड़ आ जाएगा। ये विधानसभा की बात की जाए तो ये उत्तरी विधानसभा है, जहां 2 बार से 2012 और 2017 से रविंद्र जायसवाल जो उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री हैं, उनकी ये उनका ये क्षेत्र है। इस बार फिर से उनको भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। एक बार फिर से वो चुनावी दंगल में कूद चुके हैं। तो 7 बजे के बाद आयुष इस मतदेय स्थल पे भीड़ देखना प्रारंभ हो जाएगा। बिल्कुल आकाश, लेकिन थोड़ा सा इस उत्तरी विधानसभा के बारे में बताएं, चूंकि वाराणसी के अंदर या फिर हम अगर काशी की बात करें तो एक तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी वहां पर जब भी रहती है तो एक अलग तरीके का उत्साह हम लोग वहां पर देखते हैं। लेकिन वोटिंग आते आते या फिर वहां पर जब स्थानीय मुद्दे काम करने शुरू करते हैं या फिर जब हम विधानसभा चुनावों के लिहाज से उसको देखना शुरू करते हैं तो इस बार 2022 के अंदर वहां पर आपको क्या नजर आ रहा है और वोटर्स किन मुद्दों को लेकर के आपको लग रहा है कि बाहर निकलेंगे और सबसे बड़ा इशू आपको वहां पर क्या दिख रहा है? थोड़ा इसको भी अपडेट करें आकाश। देखिए आयुष, यदि प्रधानमंत्री की बात की जाए तो लगातार यहाँ प्रधानमंत्री आते रहे हैं। इस लिहाजे से यहाँ जो 2017 में जो रोड शो चला था आयुष, प्रधानमंत्री खुद 2017 में रोड शो किए थे। इसके बाद बनारस के 8 विधानसभा भाजपा के पाले में गया था। हालांकि एक उनकी सहयोगी पार्टी थी शुभाजपा, जो आज गठबंधन में नहीं है, समाजवादी पार्टी के साथ है, अजगरा विधानसभा का। तो 8 विधानसभा की सीट भाजपा के पाले में गया था। यहाँ योगी और मोदी फैक्टर काम करता है क्योंकि बनारस है। बनारस में 47 अरब 71 करोड़ का परियोजना है जो काम कर रहा है। कुछ परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। अब बनारस में जो कुछ स्थानीय मुद्दे हैं जो प्रत्याशियों को लेकर है, हालांकि अब बताया जाता है जो कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो पीएम आए सीएम आए तभी वो दिखते थे, जनता के पास नहीं जाते हैं। आज वही प्रत्याशी ग्राउंड में है, पसीना बहा रहे हैं। दक्षिणी विधानसभा की बात करूं आयुष, तो दक्षिणी विधानसभा में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आता है, जिसे पूरा देश प्रदेश ने जाना है, विश्व तक उसकी बात गई है। जिस तरीके से भव्यता कॉरिडोर का निखर के आया है, वहां के प्रत्याशी है नीलकंठ तिवारी। नीलकंठ तिवारी को 2017 में भाजपा ने टिकट दिया, मोदी फैक्टर काम किया, मोदी जी का रोड शो हुआ, तो जनता ने मोदी जी का अभिवादन किया, तो फिर से नीलकंठ तिवारी को चुनाव में जिताया और उनको विधायक बनाया गया। लेकिन फिर उत्तर प्रदेश सरकार में इनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ। हालांकि इस सीट पे 7 बार से श्यामदेव राज चौधरी ही विधायक रहे। लेकिन अब जो बात की जाए वर्तमान 2022 की बात की जाए तो ये सीट थोड़ी सी टक्कर पे है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से किशन दीक्षित मैदान में है। और बताया जाता है कि जो नीलकंठ तिवारी है ये जनता के बीच नहीं जाते, ये केवल जब पीएम आते हैं सीएम आते हैं तभी जनता के बीच जाते हैं। तो जनता की नाराजगी प्रत्याशियों को लेकर है। ये भाजपा के आला कमान भी इस बात को जानते हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री खुद कई बार मीटिंग कर चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री खुद अमित शाह भी लगातार बनारस का दौरा किए हैं। तो कई जानकारियां उनके पास है, तो आला कमान इस बात को जानती है। इस लिहाजे से काशी को बिल्कुल अब देखते हैं आकाश, जो बातें आप बता रहे हैं इसका असर क्या हुआ है और ग्राउंड पर क्या वाकई में ये परिस्थितियां काम कर रही हैं या फिर मोदी फैक्टर या फिर योगी फैक्टर भी हमको देखना पड़ेगा कि वहां पर कितना काम आएगा इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2 और सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कपिल भदोही से हमारे साथ मौजूद हैं और राजन हमारे साथ जौनपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजन मैं आपके पास आता हूं। राजन, जौनपुर को अगर हम लोग देखते हैं तो 2017 में जिस समय हम लोगों ने देखा कि बीजेपी की एक प्रचंड लहर चल रही थी, उस वक्त भी जौनपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था, अगर हम और उसके आसपास के जिलों के लिहाज से भी देखें तो। इस बार जौनपुर के अंदर आपको माहौल क्या नजर आ रहा है और थोड़ा अभी मतदान को लेकर क्या तैयारियां हैं, इसको भी अपडेट करें, दोनों ही विषयों को। राजन। बिल्कुल आयुष, मतदान से पहले अगर हम बात करें तो मतदान अब से कुछ ही देर बाद 20 मिनट बाद प्रारंभ हो जाएगा। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां वो जो है देर रात सभी बूथों पे पहुंच गई। 2145 यहाँ पे मतदान केंद्र और 3948 जो है ये मतदेय स्थल यहाँ पे बनाए गए हैं। भारी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है। 17,372 कार्मिक लगाए गए हैं। 3 सुपर जोन और 32 जोन में जो है विभाजित किया गया है। किसी भी तरह की लापरवाही न हो, शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो जाए, इसको लेकर प्रशासन पूरी तैयारी कर लिया है। और अगर हम बात करें यहाँ के विधानसभा चुनाव की, अगर 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में 5 यहाँ 9 विधानसभा सीटें हैं। 5 सीटों पे जो है
बीजेपी का कब्जा था, 3 पे समाजवादी पार्टी और 1 पे बसपा थी। इसमें से बीजेपी की 5 सीटों में एक अपना दल एसके गठबंधन था। और इस बार भी अगर हम बात करें तो जिस तरह से जो चुनाव चल रहा है, यहाँ पे लड़ाई साफ तौर पे भाजपा और सपा के बीच हर सीट पे देखने को मिल रही है, क्योंकि जौनपुर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, उससे सटा हुआ है। और यहाँ पे विकास की अगर बात करें तो विकास जो है यहाँ से कोसों दूर नजर आता है। जौनपुर में आज भी जाम की समस्या है, लोग बेरोजगारी की कदम झेल रहे हैं। यहाँ पे जिस हिसाब से यहाँ पे शाही किला, शाही पुल या फिर मस्जिदें हैं या फिर मंदिर है शीतला धाम चौकियां, तो जिस हिसाब से पर्यटन के लिए यहाँ पे बढ़ावा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो लोगों में इसको लेकर काफी नाराजगी, क्योंकि यहाँ यहीं से जो है सदर विधानसभा से विधायक बने गिरीश चंद्र यादव, जो पहली बार चुनाव लड़े बीजेपी के टिकट पे और विधायक बने, उनको राज्य मंत्री नगर शहरी विकास बनाया गया। उसके बाद भी जिस तरह से विकास से दूर रहा जौनपुर, तो उसको लेकर लोगों में नाराजगी है। और साफ तौर से आज वोटर जो है इन्हीं सब मुद्दों को लेकर घर से निकलेंगे और 7 बजे के बाद वोटिंग करेंगे और फिर 10 को जब परिणाम आएगा तो पता चलेगा सरकार किसकी बनेगी। आयुष। कपिल, भदोही में भी मतदान को लेकर के इस समय क्या तैयारियां हैं और दूसरा वहां पर इस बार क्या राजनीतिक समीकरण नजर आ रहा है, अपडेट करें। भदोही में कुछ ही क्षणों में मतदान होना बाकी है। यहाँ पर पुलिस के खासे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर 28 प्रत्याशी मैदान में हैं 3 विधानसभाओं में, जिनमें भाजपा और सपा के यहाँ पर खासा टक्कर देखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ज्ञानपुर विधानसभा में त्रिकोणीय लड़ाई होने के आसार है। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा इस समय जेल में बंद है। वह प्रगतिशील मानव समाजवादी पार्टी से इस बार टिकट पे लड़ रहे हैं और निषाद पार्टी से विपुल दुबे, वह सपा से 93 में जीते रामकिशोर बिंद इस बार फिर से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वही भदोही की बात करें तो भदोही विधानसभा में जहां एक बार फिर जाहिर बेग समाजवादी पार्टी से है और वही विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी फिर से भदोही में अपना भाग्य आजमा रहे हैं और औराई में पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर और अंजनी सरोज वहाँ पे भाग्य आजमा रही हैं। अब यहाँ की स्थिति है कि पूरे जनपद में 11,96,852 वोटर हैं। ये जो है 28 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। आकाश, थोड़ा सा मुझे ये बताएं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी 2017 में जब हम लोग देखते हैं और चूंकि इस बार हम लोग को साफ तौर पर दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो गया है, क्योंकि 17 के अंदर बहुजन समाज पार्टी भी मुकाबले के अंदर हर जगह हर सीट पर दिख रही थी। इस बार क्या आपको लग रहा है कि चुनौतियां भले ही हो रही हो लेकिन कोई बहुत ज्यादा परिदृश्य प्रधानमंत्री के उस संसदीय क्षेत्र के अंदर कम से कम नजर नहीं आता है, या आपको लग रहा है कि नहीं कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर संकट हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए? थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक इसको समझाएं। देखिए आयुष, बनारस की बात की जाए तो बनारस में 3 मंत्रियों की शाख दांव पे लगी है। पहले तो कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जो शिवपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, 2017 में भी अनिल राजभर यही से चुने गए थे, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था योगी आदित्यनाथ की सरकार में। हालांकि यही से समाजवादी पार्टी और गठबंधन प्रत्याशी ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर चुनावी दंगल में कुछ चुने हैं और इनसे कांटे की टक्कर है। लेकिन बताया यह भी जाता है कि जो टक्कर है इसमें भाजपा का पलड़ा भारी है। वही उत्तरी विधानसभा की बात करें तो उत्तरी विधानसभा में खुद रविंद्र जायसवाल है, उनके सामने समाजवादी पार्टी से अशफाक अहमद डबलू है। बसपा की बात की जाए तो बसपा से एक प्रत्याशी है, लेकिन इनका कोई नामो निशान नहीं है इन दोनों के आगे। पूरे 8 विधानसभा की बात की जाए तो 8 विधानसभा में टक्कर जो आयुष है ये सपा और भाजपा से है। सबसे ज्यादा टक्कर दक्षिणी में है, जो कि समाजवादी पार्टी से किशन दीक्षित और भाजपा से खुद राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी है। वही रोहनिया की बात की जाए, सेवापुरी की बात की जाए और पिंडरा की बात की जाए तो पिंडरा में कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि वहां से अजय राय खुद मैदान में है। अजय राय पिछले 5 बार से उसी क्षेत्र से चुने गए थे विधायक, लेकिन 2017 में मोदी फैक्टर के आगे उनका नहीं चला, उनको हार ही नहीं बल्कि तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया गया। सेवापुरी से खुद पूर्व राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी से सुरेंद्र सिंह पटेल मैदान में है। वही अपना दल एस से नीलतन नीलू है। नीलू को इस बार भाजपा से संबल मिला है, इस बार भाजपा से वो चुनावी दंगल में कूदे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो मोदी फैक्टर है शहर में फैक्टर काम कर रहा है, लेकिन ग्रामीण में बात करें तो आयुष ग्रामीण में वो फैक्टर काम नहीं कर रहा है। हम बाहर भी चलेंगे, कुछ लोग आ चले हैं क्योंकि सुबह का समय आयुष मत प्रयोग करने के लिए लोग मतदान स्थल पर बाहर पहुंच चुके हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे भाई उनका मुद्दा क्या है, क्योंकि बताया जाता है कि आखिरी चरण है और आखिरी चरण में जो ये आखिरी चरण का जो भेद लिया चक्रव्यूह, वही पूर्वांचल ने जिसको पास किया वही लखनऊ के गद्दी पे राज किया। तो ये आखिरी चरण का मतदान है। बनारस में 30,80,840 मतदाता है जो 70 प्रत्याशी के भाग का फैसला करेंगे।
हमारे साथ तमाम लोग हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हम ये नहीं पूछेंगे आप किसको मतदान करेंगे, बस ये बताइए कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये हमारा है वो बेरोजगार से लेके अब तक जितने हुए मोदी सरकार में ये योगी सरकार में भर्तियां नहीं हो पाई हैं। हाँ, ये मुद्दा है। और हम ये अब पेंशन के लेकर जो अखिलेश जी अथवा दिए हैं उसके अनुसार हम उन्हीं को सपोर्ट करें। देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा खुद काशी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से एक मुद्दा मिला है, आप बताइए मुद्दा क्या है आज का। मुद्दा बेरोजगारी का है, काम धंधा नहीं हो रहा है, महंगाई है, सर्विस वगैरह नहीं मिल रहा है, नौकरी वगैरह बच्चों को नहीं मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई सब बंद चल रही है, यही सब मुद्दा है। अम्मा आप बताइए, आप काफी बुजुर्ग है, कई चुनाव देखे होंगे, कई मुख्यमंत्री को बदलते देखे होंगे, आपका मुद्दा क्या है। बेरोजगारी का हाँ, वही बेरोजगारी है और क्या है, बच्चे सब पढ़ लिख करके और बेरोजगार बैठे हैं। बेरोजगारी मुद्दा। हाँ, बेरोजगारी। आप बाबा आप बताइए। वही बेरोजगारी का है मामला होता। हम लोग को कायदे से पेंशन भी नहीं मिल रहा है। हाँ, यही सब है। देखिए, 4 लोगों से हमने सुबह बात की, ये लोग बता रहे हैं बेरोजगारी मुद्दा है, कुछ लोग चलिए आकाश, मैं आपके पास वापस आऊंगा। राजन, तब तक मैं आपका रुख करता हूं। राजन, सबसे बड़े इशू आपको वहां पर क्या नजर आ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि ये जो इश्यूज विपक्ष की तरफ से उठाए गए थे ये काम कर रहे हैं, या फिर लोकल फैक्टर्स भी आपको लग रहा है कि वहां पर बराबर से साथ में पैरेलल आपको दिख रहा है? क्या इस बार आपको लग रहा है कि चैलेंजेस और ज्यादा हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर? जी बिल्कुल, चैलेंज जो है बहुत ज्यादा है। विपक्ष के मुद्दे उठाए वो तो है ही, साथ ही जो जनता है, जो वोटर है, वो भी ये देख रहे हैं कि पिछली सरकार में कितना विकास कार्य हुआ, जिस तरह से वादे किए गए थे वो कितने पूरे हैं, कितने अधूरे हैं। क्योंकि कोरोना काल भी रहा, कोरोना काल में लोग जो है मुंबई से पलायन करके अपने घरों को लौटे। जो जौनपुर एक ऐसा शहर है जहाँ से घरों से हर घर नहीं, ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहाँ से लोग मुंबई जो है रोजगार के लिए जाते। तो अगर उन्हें रोजगार यहाँ मिलता तो जाहिर सी बात है कि बाहर पलायन न करते। तो ऐसे में लोगों के अंदर ये भी है कि जो रोजगार के साधन यहाँ पे मुहैया नहीं है। यहाँ पे सपहरिया जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे भी कोई सुविधा ऐसी नहीं है। एक चीनी मिल थी वो भी बंद कर दी गई है। तो ऐसे में लोगों को ये एक अहम मुद्दा ये है बेरोजगारी, जिसको मुद्दा मान चल रहे हैं। साथ ही जौनपुर शहर में आए दिन जाम लगते रहता है, चाहे किसी भी तरफ आपको निकलना हो, चाहे लखनऊ जाना हो, वाराणसी जाना हो या फिर गोरखपुर की तरफ जाना हो, हर तरफ रेलवे क्रॉसिंग है और लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। एम्बुलेंस भी उस जाम में फंस जाती है। तो ऐसे में ये सारे मुद्दे हैं विकास के जो अधूरे रह गए, जिनको लेकर जनता जो वोटिंग करने के लिए आज घरों से निकल रही है और वोटिंग करेगी। आयुष। कपिल, भदोही में सबसे बड़ा इशू वहां पर क्या नजर आ रहा है? और पिछली बार अगर 17 से तुलना कर रहे हैं तो इस बार वहां पर ग्राउंड पर क्या कुछ बदलता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, भदोही कालीन के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। यहाँ पर रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर रोजगार और विकास के मायने पर, मापदंड पे यहाँ पर आज मतदान होना है। यहाँ के लोग जो भी आए हैं मतदान करने, वह सोच के करेंगे कि विकास को जो आयाम दे सके उसी को हम अपना जनप्रतिनिधि चुने। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बसपा सरकार में सफाई कर्मियों की नियुक्ति हुई थी पूरे 75 जिला में, लेकिन भदोही एक ऐसा जिला था जहाँ पर सफाई कर्मियों की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। यह भी एक बड़ा इशू यहाँ पर रहेगा जो सफाई कर्मियों की नियुक्ति का। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जातिगत आंकड़े को लेकर भी यहाँ के प्रत्याशी एकदम मस्त दिख रहे हैं, क्योंकि उनको यह आभास है कि हम जातिगत आंकड़े पर हम सीट निकालने में कामयाब होंगे। राजन, थोड़ा एक एक करके सीटों का भी विश्लेषण करिए। सबसे दिलचस्प लड़ाई अगर हम लोग जौनपुर में देखें तो कहां कहां पर आपको नजर आ रही है? क्योंकि पिछली बार अगर 5 सीटें एक सहयोगी के साथ मिलकर के भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत रही थी, तो इस बार जो साख है वो कहां कहां दांव पर लगी हुई आपको दिख रही है जौनपुर के अंदर? ये बिल्कुल आयुष, अगर हम जौनपुर की सीटों की बात करें तो जौनपुर सदर से पहले हम बात करते हैं। यहाँ से बीजेपी के मंत्री थे, राज्य मंत्री थे गिरीश चंद्र यादव, वो जो है 2017 में यहाँ से जो है विधायक बने, राज्य मंत्री बनाए गए। उनकी साख दांव पे है क्योंकि उनको ही बीजेपी ने इस बार प्रत्याशी बनाया है। वहीं जफराबाद विधानसभा से डॉक्टर हरेंद्र सिंह है, वो भी पहली बार विधायक बने थे, उनको भी प्रत्याशी बनाया गया है, उनकी भी साख दांव। वहीं बदलापुर के रमेश चंद्र मिश्रा है, उनकी भी साख दांव पे लगी हुई है। साथ ही केराकत से दिनेश चौधरी है, केराकत सुरक्षित सीट है और वहां पे लोगों में काफी नाराजगी भी ये देखने को मिली कि बीजेपी प्रत्याशी ने किसी तरह का काम नहीं किया। हालांकि वहां पे जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतारे गए हैं उनको भी लेकर लोगों ने नाराजगी व्यक्त की थी। तो
तो जाहिर सी बात है वैसे में लड़ाई वहां पे देखने को दोनों प्रत्याशियों को लेकर वहां की जनता ने जो है नाराजगी जताई थी। तो वहां पे अब किस तरफ रुझान होगा कि वहां पे कांटे की टक्कर है केराकत विधानसभा में। इसमें एक सबसे हॉट सीट जो है जौनपुर की वो मल्हनी है, जो कि पूरे प्रदेश में जो है हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह जो है वो चुनावी मैदान में है। जेडीयू के टिकट पे वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो मल्हनी एक ऐसी सीट है जहाँ पे कभी भी बीजेपी का कमल नहीं खिला। परसमन के बाद जब से ये मल्हनी हुई तब से यादव बाहुल्य ये सीट है, और यहाँ पे लगातार समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय पारसनाथ यादव वो जीतते चले आए। उनके बाद 2020 में जब चुनाव हुआ तो उनके बेटे लकी यादव ने जो है जीत दर्ज की और धनंजय सिंह जो है वहां से शिकस्त पा गए। इस बार फिर धनंजय सिंह जो है जेडीयू के टिकट वहां से मैदान में है, तो बीजेपी के प्रत्याशी जो है पूर्व सांसद केपी सिंह भी मैदान में। लड़ाई वहां पे जबरदस्त है और साफ वहां पे अगर लड़ाई की बात करें तो सपा प्रत्याशी और धनंजय सिंह के बीच में वहां पे लड़ाई है। आज जनता वोटिंग करेगी और वोटिंग के बाद पता चलेगा कि एक बार फिर से क्या वहां पे कमल खिलता है या समाजवादी पार्टी के खाते में सीट रहती है या फिर बाहुबली धनंजय सिंह का वहां पे कब्जा होता है। तो ये मल्हनी सीट की बात हो गई। अगर हम बदलापुर की बात करें तो बदलापुर में बीजेपी के रमेश चंद्र मिश्रा और समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश दुबे जो विधायक रहे हैं उनके बीच यहाँ पे काफी टक्कर है। मड़ियाहू विधानसभा है जहां से पटेल वोटर ज्यादा हैं, वहां पे जो है अपना दल एस के खाते में वो सीट है और अपना दल एस से वहां से लीना तिवारी विधायक रही 2017 में, लेकिन इस बार उनका टिकट जो है काट दिया गया। उनकी जगह भदोही के रहने वाले डॉक्टर आर के पटेल को टिकट दिया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने सुषमा पटेल जो 2017 में बसपा से मुगरा बादशाहपुर की विधायक रही हैं, उनको जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद मड़ियाहू टिकट दिया गया। तो लड़ाई वहां पे सुषमा पटेल और आर के पटेल के बीच है। जनता आज वोटिंग करेगी और उसके बाद ही पता चलेगा कि मड़ियाहू की जनता किसे पसंद कर रही है। तो खासतौर पे ये जो 9 विधानसभा जौनपुर की है, यहाँ पे लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी और सपा के बीच जोरदार देखने को मिल रही है। सिर्फ मल्हनी एक ऐसी सीट है जहाँ से समाजवादी पार्टी और जेडीयू के प्रत्याशी धनंजय सिंह के बीच लड़ाई है। आयुष, चलिए आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। हम लोग आपसे आगे भी बातचीत को भी जारी रखेंगे क्योंकि अभी से थोड़ी देर के बाद ही अब कुछ समय ही बचा है। 7 बजे से ये जो मतदान शुरू होने वाला है और उसके बाद मतदान जैसे जैसे शुरू होगा हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और लोगों से बातचीत भी आपकी करवाएंगे कि आखिर किस तरह से और किन मुद्दों पर इस बार 7वें चरण के अंदर जो मतदान है वो होने वाला है।